हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के पहले क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा, लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था द तुर्किश इन्वेजन्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि है आपका क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 से। तो जितनी सारी चीजें हैं महमूद गजनी और महमूद गौरी के बारे में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ रखी है। अब हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट 3 में जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो है आपका दिल्ली सल्तनत। और आपसे तो मुझे सॉरी कहनी कि मैं पर डे आप लोग को ये वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम पड़ जाते हैं और चूँकि अभी फुल टाइम यूट्यूब हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि फुल टाइम यूट्यूब के लिए आपको कुछ इनकम होनी चाहिए और वो हो नहीं पा रही, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो थोड़ी इसलिए बीच-बीच में ना डिसकंटिन्यूटी हो ही जाती है। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग की क्लासेस के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अपलोड कर दिया जाए वीडियोस बना करके। जब-जब टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ। तो चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ और इस बार पेन लेंगे पिंक कलर की, जैसा कि हम लोग हमेशा लेते आए हैं अभी तक। तो आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, तो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो वर्ड है वो कहाँ से आया और दिल्ली सल्तनत को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक, ऑलमोस्ट कह सकते हो ना 320 ईयर्स के बीच का। इस टाइम पीरियड में जो रूलर्स रहे इंडिया में, जो दिल्ली को रूल कर रहे थे, उसके आसपास के इलाकों को बुरी तरीके से कुचल के रखे हुए थे, उसे हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। क्योंकि उस वक्त जितने भी शासक थे वो सब मुसलमान थे, और मुसलमान में क्या होता है कि जो आपका किंग होता है, रूलर होता है, उसको सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो वो जो सुल्तान था वो दिल्ली वाले टेरिटरी को रूल कर रहा था, इसलिए इसका नाम जो है वो दिल्ली सल्तनत पड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कौन से इलाके को रूल कर रहा है, तो दिल्ली, और उसका कैपिटल भी हुआ करता था, और जो किंग था उसे सुल्तान के नाम से जानते थे, इसलिए हम लोग उसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। नेक्स्ट इसी का है जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखते हैं कि 320 ईयर्स के बीच में बहुत सारे डायनेस्टीज आते हैं। 320 ईयर्स के बीच में बहुत सारे परिवारों का शासन आता है। एक परिवार जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरे जाते हैं, फिर तीसरे आते हैं। इसी तरह करके बहुत सारे करीब 4 से 5 आते हैं, तो उन सभी के बीच बारे में हमें पढ़नी है। क्योंकि 320 ईयर्स तक कोई एक ही परिवार तो उतना लंबा शासन कर नहीं सकता। जो दूसरा कोई परिवार होगा जिसके पास ताकत होगी, जिसमें ज़्यादा जज़्बा होगा लड़ने का, वो आके इसे आराम से हरा सकता है और खुद को राजा बना सकता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो फर्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो है आपका ममलूक डायनेस्टी, जो स्टार्ट होती है 1206 से। देखो, आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का वार हुआ था, तो 1191, जो कि हम लोग फर्स्ट वार ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से गौरी को हराया। और नेक्स्ट बैटल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेरेसी, अथवा बहुत सारा कॉन्स्पायरेसी हुआ, और जिसके बाद जो है राजा जयचंद्र के बारे में पढ़ते कि कैसे इन्होंने धोखा दिया था। और फिर जाके इसमें क्या होता है, सेकंड बैटल में जो पृथ्वीराज है उसकी हार हो जाती है, और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत जाता है। वो जीतने के बाद इंडिया में राजपूत रूल और तो जो हिंदुओं का शासन रहता है वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है। यहाँ पे राजपूत रूल लिखा हुआ है, ताकि लोगों में ना राजपूत लगे कि सिर्फ राजपूत ही रूल कर रहा था, यहाँ पे हिंदुओं का शासन था। तो वो चीज यहाँ से गायब कर दिया, ताकि आपको लगे कि नहीं हमारा शासन नहीं, वो सिर्फ राजपूत लोगों का शासन था। तो ये किस किताबों की थोड़ी सी कह सकते हो बदमाशी है। तो यहाँ पे जो हिंदू रूलर था एक तरह से वो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। और तब से लेकर के 1858 तक जो है वो मुसलमानों का ही शासन है यहाँ पे ऑलमोस्ट दिल्ली पे रहा था। तो हजारों 2000 साल के भारत के इतिहास में करीब 700-800 साल तक मुसलमानों का शासन रहता है, 1206 से लेके 1858 तक। और 2 इयर्स आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो मोहम्मद है वो अटैक करता है आसपास के बहुत सारे इलाकों में, और फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे यहाँ का वायसराय बना के वो वापस चला जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। तो जब वो वापस चला जाता है तो 1206 के आसपास में मोहम्मद गौरी का डेथ हो जाता है। और फिर जो इसका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे इंडिया में रह रहा होता है, अब वो पूरा पावर अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि अब जो है उसके ऊपर कोई बॉस नहीं रह गया था। क्योंकि इसका जो बॉस था कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप में एक स्लेव था, और एक किसका स्लेव था, तो ये था मोहम्मद गौरी का स्लेव। लेकिन जब मोहम्मद गौरी का डेथ 1206 में हो जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को फ्री कर लेता है, और वो अब उसका स्लेव ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। और फिर वो पूरा कंट्रोल अपने जो इंडियन पोजीशंस होती है, जहां तक मोहम्मद गौरी ने लूट के अपने अंडर भारत को लूट के अपने इलाके में शामिल किया था, उन सब पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासन चलाने लगता है। और यहाँ से
दिल्ली सल्तनत का जो है वो फाउंडेशन शुरू हो जाता है। फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, he rose to the position of general in the army by dint of merit। जो मोहम्मद गौरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो मोहम्मद गौरी के आर्मी में जनरल हुआ करता था। आर्मी का जनरल यानी कि बोल सकते हो पूरी आर्मी का जो कमांड और कंट्रोल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास हुआ करता था, और अब वो वहाँ इंडिया में ही रह जाता है वाइसराय बन करके, जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस चला जाता है। और इस डायनेस्टी को, स्लेव डायनेस्टी को हम लोग मैमलुक डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। द डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन इज रेफर्ड एज मैमलुक और स्लेव डायनेस्टी, यानी कि कह सकते हो आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो डायनेस्टी शुरू की गई उसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी और मैमलुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चलो अब थोड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लिया जाए। तो कुतुबुद्दीन जो है वो रूल करता है ऑलमोस्ट 4 ईयर के लिए, 1206 से लेके 1210 तक। इसके बाद क्या हो जाता है कि उसका जो है वो डेथ हो जाता है, और डेथ हो जाने के बाद जो है सेकंड में इल्तुतमिश नाम का जो दूसरा स्लेव है, और ये जो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव होता है, इसे यहाँ का राजा अब्दुल किंग बना दिया जाता है। कुतुबुद्दीन के बारे में देखो थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है कि उसे लाख बख्श के बारे में के नाम से जाना जाता है, और तो जिसे हम लोग गिवर ऑफ लैक्स कहते हैं। तो देखो ये गिवर ऑफ लैक्स और लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्या ये लाखों लाखों रुपए सच में लोगों को दान दे दिया करता था? क्या ऐसा संभव है? अब तो खुद सोच के देखो, क्या भी कोई भी ऐसा किंग वगैरह आ सकता है जो भी लोग उसके पास जाएंगे उनको हजारों लाखों रुपए ऐसे ही दान दे देंगे? देखो ये मान लो होता भी होगा तो किसके लिए होता होगा? उस वक्त ये 1194 में पहली बार इंडिया में आता है। 1192 से ही मान लो आ गया है, तो 1904 के बाद से वो जो है वहाँ यहाँ पे बड़े से एरिया को अपने अंदर मिल लेता है और यहाँ का राजा बन जाता है। तो उस वक्त क्या था, यहाँ का पॉपुलेशन में इनकी संख्या कितनी रही होगी? मुश्किल से 5-10 हजार, 5-10 हजार तो मैंने ज्यादा कह दिया। जब ये वॉर के लिए आए थे तो कितनी जनता वहां से आई होगी? जनता तो आती नहीं, जो भी वॉर में आते वो कौन आते हैं? आर्मी आते, और जो आर्मी आते हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ तो वापस चले गए। तो जो कुछ रहे, मान लो गिनती के 500, 200, 1000, 2000 रहे होंगे, है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं वो लोग, मार पीट के जबरदस्ती सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लग गए थे, चेंज करने लगे थे, सबकी रिलीजन को चेंज करने लगे थे। तो उनको खुश रखने के लिए, जो अभी भी हिंदू से मुसलमान बने उनको क्या करने के लिए? खुश करने के लिए, ताकि वो जो है अच्छा महसूस कर सके मुसलमान में रह करके, इसलिए उन्हें लाखों को डोनेशन दे दिया करता था, जो भी उसके हेल्प लेने के लिए तो जाता होगा। लास्ट में लिखा हुआ ही ट्रीटेड द हिंदूज वेल। हिंदू इसे अपना राजा क्यों मानता? जो मुसलमान बाहर से आकर के यहाँ पे इन लोगों को, शासन को हटा के सारे मंदिरों को तोड़ के, अभी आगे आप देखने वाले हो जो हिंदुओं की आस्था की स्थल थी उन सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके सारे धन दौलत संपत्ति को उठा के लूट के ले गया हो। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हो, उसने सारा कुछ लेके चला गया। कुतुबुद्दीन भी बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करा। वो उसे अपना किंग क्यों मानेगा? कोई भी हिंदू क्यों मानता? बताओ जरा, मानता क्या? नहीं। तो वो जो लाख बख्श लिखा हुआ क्यों लिखा हुआ तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये लाख बख्श लिखा हुआ है भी तो या तो ये हिस्ट्रियंस की गलती है, अदर बुक बनाने वाले की गलती है, या फिर यदि होता भी होगा तो वो सिर्फ अपने लोगों को ही देता होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, देखो he broke several ancient temples to collect wealth and material required to build mosque and the other monument। जो मंदिरों को तोड़ के मॉस्क बना रहा है, क्या उसे कोई अपना किंग मान सकता था कोई हिंदू यहाँ का? तो फिर ये किस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही ट्रीटेड द हिंदूज वेल? कोई हिंदू को ये अपना वेल अच्छे से कैसे ट्रीट करता होगा? हिंदुओं के साथ तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि वो मंदिरों को तोड़ता था, वहां से धन दौलत को इकट्ठा करता था, और सारे धन दौलत को जेवरात वगैरह जो लूटता था मंदिर से उसे यूज करता था मॉस्क और मॉन्यूमेंट्स बनाने में। तो फिर ये किस तरह की बातें लिखी हुई है यार? मैं तो लिटरली बुक्स पढ़ने के बाद ना कभी भौचक्का रह जाता हूँ यार, लिखा क्या पड़ा है इसमें? कोई सेंस वगैरह लॉजिक वगैरह है, या फिर ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किताबें में लिख दी गई है? खैर छोड़ो, जो भी है, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब जो लिखी पढ़ी है उसे पढ़नी है, लेकिन अपनी लॉजिक लगा के समझ के। कुतुबुद्दीन बिल्ट 2 मॉस्क। देखो 2 ठो मॉस्क का नाम आ रहा है, पहला है दिल्ली एंड द अदर एट अजमेर। 2 इंपॉर्टेंट बनाता है, पहला दिल्ली में, दूसरा अजमेर में। और जब कुतुब मीनार जानते हो, जहाँ पे हमेशा डेली घूमने जाते हो, वो जो कुतुब मीनार है वो भी करीब सैकड़ों मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। तो उन सभी मंदिरों को तोड़ के मीनार बना देना, मॉन्यूमेंट्स बना देना, फिर वहां मॉस्क बना देना, तो ये किसके लिए बना रहे हो आप? हिंदुओं के लिए बना रहे हो? मंदिरों को तोड़ के मॉस्क बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप मुसलमानों के लिए बना रहे हो। अब मुसलमानों के रूलर हो तो मुसलमानों के लिए ही बना रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ही ट्रीटेड द हिंदूज वेल? तो यहाँ के लिखा हुआ मिलेगा, कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर
इल्तुतमिश तो कुतुब मीनार बनाना शुरू करता है मंदिरों को तोड़ के, और उसको वो नहीं बना पाता है तो इल्तुतमिश कंप्लीट करता है। तो भाई देखो दोनों तो एक ही कैटेगरी का हो गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक मंदिरों को तोड़ के शुरू किया बनाना, उसे इल्तुतमिश उसी परंपरा को कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ाता है। तो ना कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुओं के लिए हुआ, ना ही इल्तुतमिश हिंदुओं के लिए हुआ। वो सिर्फ अपने लोगों को ही देख रहा है। और वो क्या कर रही है, मार पीट के जबरदस्ती हिंदुओं को, आप इस बुक्स में दी नहीं हुए, आप आगे पढ़ोगे, आगे के फर्दर क्लासेस में जब आप सीनियर हो जाओगे, सारे मंदिरों को तोड़ के वहां के जो आसपास के हिंदूज हुआ करते थे उसे जोर जबरदस्ती मार पीट के तलवार के दम पे सबको मुसलमान बना दिया जाता था। तो अब उन मुसलमानों के लिए मॉस्क बना रहा है, उन मुसलमानों के लिए ये पैसे डोनेट कर रहा है, लाख बक्स कह रहा है, ताकि वो खुश रहे और यहाँ पे आके अच्छा महसूस करे। भाई ये सीन था। और इस तरह से उसकी जो आबादी है धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है। सोचो 5-10 साल में 1192 में तो फर्स्ट टाइम वॉर हुआ है, और अभी देखो 1210 के आसपास टाइम है। तो मात्र 10 से 20 सालों में इसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? क्या सब इसके इम्प्रेस होकर के सब ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए? नहीं यार, उसे मार पीट के जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, तो इसलिए यहाँ पे लोग हैं। चलो आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक एडेड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टोरी टू इट। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस मॉन्यूमेंट में, जो कुतुब मीनार है, उसमें लास्ट और फिफ्थ स्टोरी जो तल्ले हैं उसे ऐड किया। द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। और अभी के टाइम में देखो ये इंडिया का मोस्ट फेमस बना दिया है इसे, कुतुब मीनार, मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। Some historians believe that it was used as a minaret by the Muezzins to summon Muslims for prayer. पता ही नहीं क्या क्या लिखा हुआ। और ये कुतुब मीनार इसने बनाया, किसी और ने बनाया, या पहले से बना हुआ था, ये भी कोई शंका का ही विषय है। चलो आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो रहता है आपका इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश यहाँ का रूलर कब बना? 1210 में, जब कुतुबुद्दीन का जो है वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है किसी घोड़े से गिरने के बाद। तो कुतुबुद्दीन जिसने मंदिरों को तोड़ा वो खुद टूट जाता है एक घोड़े से गिरने के बाद, और उसके टूटने के बाद इल्तुतमिश वहां का राजा बनता है। इल्तुतमिश कौन होता है? तो वो कुतुबुद्दीन का स्लेव होता है, और साथ ही साथ सन इन लॉ होता है। तो भाई देखो यहाँ पे ये इसका स्लेव था, नौकर था, जिसे इसने खरीदा था, और अपने नौकर से ही अपनी बेटी का ब्याह करा देता। तो बोलो इसकी बेटी इसके साथ निकल लेती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किंग है, और उसका जो नौकर है, स्लेव है, उसके साथ उसकी बेटी निकल लेती है। तो फिर बाद में कौन बन गया? सन इन लॉ, दामाद भी है, साथ ही साथ स्लेव भी है, जो रूल करता है, कैपेबल रूलर होता है। He first consolidated his possessions and then stabilized his position through shrewd and clever handling of all those who challenged his authority. काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार के ये जो है दो आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किंग हुआ, और इसका जो स्लेव है इल्तुतमिश वो किंग बनने को जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं था कुतुबुद्दीन का सिर्फ एक ही स्लेव था, बहुत सारे स्लेव थे। तो जितने सारे स्लेव हैं या फिर जो भी इसके आसपास के लोग रहे होंगे वो कोशिश तो करते ही होंगे ना। कुतुबुद्दीन का डेथ हो गया तो इल्तुतमिश और तो फिर इसके अलावा और भी जो स्लेव रहा होगा वो कोशिश करता होगा ना कि राजा हम बने, लेकिन इल्तुतमिश आगे निकल जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का हो सकता है थोड़ा ज्यादा क्लोज रहा होगा, उसके बेटे के क्लोज में ज्यादा था। तो भाई इस तरह से इल्तुतमिश मैनेज कर पाता है, लोगों को मौत की घाट उतार के खुद राजा बन जाता है। और इसने क्या क्या चेंजेस लाया और क्या क्या करा अपने लिए, उसके बारे में तो क्या लिखा हुआ है। द तुर्किश नोबल्स हु हैड चैलेंज्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन वर सप्रेस्ड। बाकी के जो नोबल्स थे तुर्क से आए थे और वो चाहते थे यहाँ के किंग बनना, उन सभी को इल्तुतमिश ने बुरे तरीके से सप्रेस्ड किया, दबा दिया। जो रिवॉल्ट है ऑफ द खिलजी गवर्नर ऑफ बंगाल वाज क्रस्ड। बंगाल में जो रिवॉल्ट होना शुरू हो जाता है किंग को लेकर के, या तो फिर वो खुद वहां को उस रीजन का खुद का राजा बनना चाहने लगा होगा ये जो खिलजी है, तो उसे भी ये बुरी तरह से क्रश कर देता है। पावर ऑफ हिज एक्सटर्नल राइवल्स द रूलर ऑफ गजनी एंड मुल्तान वाज डिस्ट्रॉयड। और जो एक्सटर्नल मतलब मुल्तान से या फिर वो लोग गजनी से गौर से जो और कोई अटैक दूसरा हो रहा है, या फिर वो लोग जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से लूट मार करे और दिल्ली को अपना शासन बनाए, तो भाई यहाँ पर पहले जो लोग हैं वो थोड़ी ना मौका देना चाहते। तो भाई इल्तुतमिश कोशिश करता है, उसे आने से रोकता है और खुद को यहाँ पे संपन्न बनाता है, यहाँ के एरिया को लूटता है और यहाँ के मंदिरों को तोड़ता है। A new danger presented itself when the Mongol chief
चेंगिस खान रीच द बॉर्डर ऑफ इंडिया। जिस वक्त इंडिया में मोहम्मद सॉरी क्या है ये इल्तुतमिश का शासन था, उस वक्त एक मंगोल का बहुत ही खतरनाक कह सकते हो इन्वेडर चेंगिस खान जो है वो इसकी ओर आगे बढ़ा। वो शाह ऑफ पर्सिया का पीछा कर रहा था। शाह ऑफ पर्सिया मतलब ईरान एक जगह है जिसको हम लोग पर्सिया के नाम से जानते थे पहले। ईरान का नाम पहले क्या था? पर्सिया था। और वहां पे शाह लोगों का शासक था, नहीं कि ये कोई दूसरे रिलीजन थे, जैसे ना ही ये हिंदू थे ना ही मुसलमान थे। एक थर्ड पर्सन थे, मतलब थर्ड कोई रिलीजन क्या बोलते, पारसी लोग शायद थे। हाँ, पर्सिया में पारसी लोग था, तो पारसी लोगों का शासन हुआ करता था। तो ये जो चेंगिस खान उसे बहुत बुरी तरीके से क्रश कर देता है ईरान मतलब पर्सिया को, और उस पर्सिया को वहां के सारे पारसी लोगों को मौती घाट उतार के उसे चेंज के बना देता है ईरान, और ईरान में अब जाके सिर्फ मुसलमानों का शासन रह जाता है। द शाह हैड फ्लेड टुवर्ड्स इंडिया। तो जो शाह है वो भारत की ओर भागा, शायद इसे लगा होगा कि भारत में लोग मुझे बचा देंगे, तो भारत में जो कोई रहा होगा, चूंकि भारत में हिंदुओं का शासन था तो है, बाकी रीजन में तो शायद इसे प्रोटेक्शन मिल सकती है। बट इल्तुतमिश बहुत चालाकी से इसे रिफ्यूज कर देता है शेल्टर देने से, ताकि इसका जो है वो बुरी तरीके से खात्मा हो सके। और वो भाई देखो सेव्ड इंडिया, क्या ही बात लिखा है। और इस तरह से इल्तुतमिश खुद को और अपने किंगडम को बचा पाता है। कि इंडिया को क्या बचाएगा, अभी 4 साल 10 साल हो गए ही हैं और इंडिया को बचा लेगा। इंडिया इतनी बड़ी, इंडिया क्या इतनी मामूली सी चीज है कि कोई छोटा मोटा ऐसे ही कोई स्लेव डिनेस्टी, तो स्लेव आया और देश को बचा दिया। भैया अपने आप को, अपनी सल्तनत को जाने से बचा पाता है मंगोल के इन्वेजन से। और इसे हमेशा इल्तुतमिश को ना डर लगा रहता है कि कहीं कोई मंगोल आके अटैक ना कर दे, कोई और दूसरे इन्वेडर जो दूसरे देश के हैं वो आके अटैक ना कर दे, इसलिए इल्तुतमिश ना कभी अपना किंगडम, अपना कैपिटल को छोड़ता नहीं है, वो अपने कैपिटल के आसपास ही रहता है। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ हिज एनिमीज इल्तुतमिश डिफीटेड द राजपूत रूलर ऑफ उज्जैन। और जब अपने सारे जो नोबल्स वगैरह होते हैं या फिर जो अपने आसपास के लोग होते हैं जो राजा बनना चाहते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद जब ये फ्री हो जाता है, तो अब ये जो हिंदू रूलर होते हैं उसे मारना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू रूलर में यहाँ पे शासन था उज्जैन में, रणथंबोर में, मालवा में, ग्वालियर में, उन सबको क्या करता है? डिफीट करता है। डिफीट करना क्या, ये लोग तो डिफीट वार लड़ता ही नहीं था, ये लोग तो धोखा किसी जबरदस्ती मार काट करना, धोखे से पीछे से वार करना, वो सब करके ये लोग जीतता है। कोई रूल इन लोग के लिए नहीं था, जैसे मन करे वैसे ही करो। और इस तरह से करीब आसपास के जो रीजन है वहां के जो रूलर्स, जो हिंदू रूलर था, उन सभी हिंदू रूलर को ये मार पीट के वहां की जनता को बुरी तरीके से परेशान करके, उन्हीं जनता को कन्वर्ट करा के, उसके साथ जबरदस्ती करके, ये समझ रहे हो क्या क्या होगा। ही ब्राउट द होल नॉर्थ इंडिया, और वो पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑलमोस्ट अपने कैप्चर में कर लेता है। अप टू द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी तक। देखो आपको आके दिखेगा नर्मदा रिवर, देखो ये है नर्मदा रिवर। तो ये जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हो, ये पूरे इलाके को वो अपने अंडर में ले लेता है। और यहाँ पे दिल्ली का शासन है। बंगाल में यहाँ किसी और को गवर्नर बना दिया, इस रीजन में किसी और को गवर्नर बना दिया, यहाँ किसी और को गवर्नर बना दिया, इधर किसी और को गवर्नर बना दिया, और यहाँ पे आके वो किंग जो है वो बैठा रहता। तो भाई ये सीन था। चलो आगे देखते क्या है। द कैलिफ ऑफ बगदाद रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ सोवरेन ऑफ इंडिया। और जब ये काफी सारे मंदिरों को मंदिरों को तोड़ने लगा, वहां के लोगों को जबरदस्ती जो है मुसलमान बनाने लगा, मंदिरों की जो मूर्तियां उसे खंडित करने लगा, तो इसके जो खलीफा हैं वो खुश हो जाते हैं। मुसलमानों के जो हेड रहते हैं ना वहां पे बगदाद में, वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, और इसे एक राजा घोषित कर देते हैं कि तुम कोई अब स्लेव नहीं रहे हो, अब आप कोई स्लेव नहीं हो, एक किंग हो। तो ये किंग का जो है दर्जा इसे कैलिफ ऑफ बगदाद की तरफ से मिल जाता है। और कैलिफ ऑफ बगदाद कौन है? ये मुसलमानों का हेड है। इल्तुतमिश रीऑर्गेनाइज द फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द सल्तनत। और ये अपने लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो पैसे की सिस्टम था, लोगों को जबरदस्ती जो टैक्स लेने का सिस्टम है, मारपीट के जो नहीं दे रहा है उसे बस मौत के घाट उतार दो, इन सभी को वो क्या करता है? फिर से रीस्टार्ट करता है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस कॉल्ड इक्ताज। और एम्पायर को छोटे छोटे इक्ताज में डिवाइड किया, प्रोविंसेस में, और वहां पे नया नया गवर्नर जो है उसे नियुक्त किया।
नोबल कॉल इक्तादार हु कलेक्टेड रेवेन्यू, और जो इक्ता है उसका हेड इक्तादार होता था और इक्तादार का काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि जब ध्यान देनी है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब थोड़ी सी कोई लूटपाट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई दूसरा अटैक करने के लिए तो नहीं आ रहा है, तो उन सबको संभालना है और साथ में सबकी चमड़ी उधेड़ना है, मतलब सबसे जोर जबरदस्ती करके सारे हिंदुओं से टैक्स लेनी है और मुसलमानों से टैक्स, जो हिंदू मुसलमान कन्वर्ट हो गए ना उनसे टैक्स नहीं लेनी है। तो भाई ये इन लोगों की पारदर्शिता रहती थी, या तो बोलो ये इन सारे लोगों की हरकतें हुआ करता था। तो ये था दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के टाइमिंग में, और इल्तुतमिश जो 1206 से लेकर 1236 तक रूल करता है। ये हो गया आपका शॉर्ट में, आप टाइमलाइन देख सकते हो। आई थिंक कोई पेज मिसिंग है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। एक पेज मिसिंग, तो 35 के बाद ना, पेज नंबर 35 के बाद जो है 36 और 37 ये मिसिंग हो गई है। ओ शिट यार, पेज नंबर 36 और 37 जो है वो मिसिंग है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ स्टोरी। तो यहाँ पे जो है इल्तुतमिश का काम आपने देख लिया। तो अब जो है इल्तुतमिश के बाद जो वहाँ का राजा है, इल्तुतमिश के बाद वो रजिया सुल्तान बनती है। तो इल्तुतमिश क्या था, एक रूरल था। अब इसके जो लड़के थे ना वो काफी ऐशो आराम और खाना पीना खाना है, दारू वारू पीनी है और जहाँ तहाँ सो जाना है, मतलब बहुत ज्यादा प्लीजर लिविंग था। तो इल्तुतमिश का कोई सन जो है कैपेबल नहीं होता है इसकी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये रजिया सुल्तान को अपने यहाँ का किंग बना देता है। तो सी सक्सीडेड इल्तुतमिश। तो ये रजिया सुल्तान तो वहाँ के किंग बन जाती है। ये पहली महिला रूलर होती है दिल्ली सल्तनत की जो यहाँ की रूलर बनती है, पर ये ज्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाती क्योंकि जो नोबल्स थे उनको पसंद नहीं था कि वो किसी महिला के अंदर काम करे या तो किसी महिला रूलर के अंडर ये काम करे, इसलिए ये क्या करता है, रिवॉल्ट करता है और फिर बाद में इसे मार देता है। तो रजिया सुल्तान की इस तरह से डेथ हो जाता है। फिर रजिया सुल्तान के बाद जो है नसीरुद्दीन जो कि इसका भाई होता है, तो इल्तुतमिश का बेटा रहता है, वो बनता है। फिर उसके जब डेथ हो जाती है तो गयासुद्दीन जो बलबन है वो खुद को यहाँ का राजा बना लेता है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो इल्तुतमिश के टाइमिंग में हो सकता है यहाँ का सेना का लीडर या तो आर्मी का हेड जो है वो सब रहता है। गयासुद्दीन बलबन के राजा बनने के बाद ये जो है जितनी सारी ढील थी ना राजपाट में या तो बोलो सिस्टम में, उन सबको ठीक करने का प्रयास करता है। बहुत ज्यादा कड़े नियम बनाता है, अपने स्पाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि जब भी कोई इसके खिलाफ कहीं पे कॉन्स्पायरेसी हो रही होती है तो इसे पता लग सके। जितने सारे नोबल्स बलबन्स के विरुद्ध थे उन सभी नोबल्स को मौत की घाट उतारा गया। उन्हें दूर दूर के जो इक्ताज हैं उनका गवर्नर बनाया गया और बहुत सारे चेंजेस इसके द्वारा लाया गया। फिर ये कि अपने कोर्ट में कभी भी लाफ नहीं करनी, स्माइल नहीं करनी है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाता है बलबन, और तब जाके ये जो है वो करीब 40 साल तक सरवाइव कर पाता है, आदि का राजा बन के रहता है। और इस तरह से द मैमलुक डायनेस्टी कम टू एन एंड, और फिर गयासुद्दीन बलबन के साथ ही मैमलुक डायनेस्टी का एंड हो जाता है और जो दिल्ली सल्तनत है वो खिलजी डायनेस्टी के पास पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के यदि क्वेश्चन आंसर आपको जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारे आंसर कोशिश करूंगा आपको बता दूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग।